हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एजुकेशन वेब। आज के इस क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है नागरिकता, जो कि भारतीय संविधान के भाग 2 का अंश है। अनुच्छेद 5 से 11 इसके अंतर्गत शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता। नागरिकता शब्द में अगर हम देखें तो एक शब्द आ रहा है नागरिक। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि नागरिक किसे कहते हैं, नागरिक की क्या परिभाषा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि नागरिक वो व्यक्ति होता है जिसे किसी देश का राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होता है। तो जो भी हर देश के राजनीतिक अधिकार अलग होते हैं, नागरिक अधिकार अलग होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को किसी भी देश का राजनीतिक या फिर नागरिक या फिर नहीं, राजनीतिक व नागरिक दोनों अधिकार यदि व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वह व्यक्ति उस देश का नागरिक कहलाता है। तो नागरिक इस तरह से परिभाषित होते हैं। अगर हम देखें तो पूरे विश्व में रहने वाले हर व्यक्ति नागरिक नहीं है। पूरे विश्व में रहने वाले हर व्यक्ति को हम कुछ भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके तहत अगर कानून के हिसाब से देखें, कानूनी दर्जे के हिसाब से देखें तो पूरे विश्व में रहने वाले नागरिक पूरे विश्व में रहने वाले लोग 4 प्रकार के हैं, जिसके अंतर्गत नागरिक, शरणार्थी, विदेशी एवं राज्य विहीन लोग आते हैं। तो नागरिक तो वह व्यक्ति है जिसे किसी देश ने मान्यता प्रदान कर दी है और अपने देश के कानूनी, अपने देश के राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार भी प्रदान किए हैं, वह व्यक्ति नागरिक कहलाता है। शरणार्थी वो व्यक्ति होता है जिसे ये अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, परंतु किसी भी देश द्वारा उसे शरण दी गई होती है अपने देश के अंदर। तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें दूसरे देशों द्वारा या किसी भी देश के द्वारा शरण दी गई होती है वो शरणार्थी कहलाते हैं। तीसरे आते हैं विदेशी। अब विदेशी व्यक्ति में किसी देश के अंदर रहने वाले दूसरे देश के लोगों को कहा जाता है विदेशी। तो विदेशी शत्रु भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो विदेशी आपके देश में निवास करते हैं वो आपके मित्र ही हैं, वह शत्रु भी हो सकते हैं। अब किस कार्य को अंजाम देने आए हैं वो हमें नहीं मालूम चलता, वो तो फिर कानूनी प्रक्रिया से ही मालूम करना पड़ता है। तो विदेशी जो है वो शत्रु भी हो सकते हैं और मित्र भी हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं ऐसे लोग जो कि राज्य विहीन हैं। राज्य विहीन का अर्थ ये है कि ये किसी भी देश के नागरिक नहीं होते, ना ही किसी देश में शरणार्थी होते हैं, ना ही विदेशी व्यक्ति होते हैं। इनको कोई भी देश नहीं अपनाता है, ये किसी भी देश के नहीं होते हैं। इसलिए पूरे विश्व में चूँकि इनका कोई अपना देश नहीं होता, इसलिए इनको राज्य विहीन कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से कानूनी दर्जे से व्यक्ति को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 4 प्रकार के ये होते हैं, इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब जो हमारे देश में नागरिकता अपनाई गई है वो, हालांकि हमने बहुत सारे अंश अमेरिकी संविधान से लिए हैं और भारत भी अमेरिका की तरह राज्यों का ही एक संघ है, लेकिन जैसा कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो भारत है वह विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। मतलब हालांकि राज्य अलग अलग हैं, सब राज्यों के नाम भी अलग अलग हैं, कार्य भी अलग अलग हैं, सबके मंत्री अलग हैं, सबका एक खुद का प्रधान व्यक्ति है जिसको मुख्यमंत्री कहा जाता है, परंतु अविभाज्य रूप से ये भारतीय संघ में शामिल है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में अविभाज्य होते हुए भी देश विभाज्य है, मतलब जब चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका को त्याग कर सकते हैं, अपना अलग देश कर सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ से अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार अगर संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर हम देखें तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति है वो अपने देश का तो हिस्सा है ही, अपने देश का नागरिक है, उसे अपने देश के अधिकार प्राप्त हैं और इसी के साथ वह पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है। मतलब 50 जो देशों का संगठन है अमेरिका में, वो हर 50 देशों के जो व्यक्ति हैं वो पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं और इसी के साथ साथ अपने देश के भी नागरिक हैं। तो इस तरह से 2 स्तर पर उन्हें नागरिकता प्रदान की गई है, एक स्वयं के देश के स्तर पर और दूसरी संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ के स्तर पर। लेकिन यदि भारत में देखा जाए तो भारत में इकहरी नागरिकता है और जो ये इकहरी नागरिकता है ये हमने ब्रिटेन से ली है। तो जो इकहरी नागरिकता भारत में है
उसे ब्रिटेन से उद्धृत किया गया है। और इकहरी नागरिकता के तहत व्यक्ति किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक नहीं है, बल्कि वो पूरे देश का नागरिक है। हर व्यक्ति भारतीय है, कोई भी अपने राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि हर व्यक्ति देश का ही प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से हमारे देश में जो नागरिकता ग्रहित की गई है वह इकहरी नागरिकता है, ना कि दोहरी नागरिकता। अब अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है। यह भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक शामिल है। तो अनुच्छेद 5 जो बात करता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी उपबंध, मतलब जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान थे। तो संविधान लागू होने के समय जो व्यक्ति नागरिक हो सकता था, यदि वो व्यक्ति जन्म से देश में हो, मतलब व्यक्ति का जन्म ही उस देश में हुआ हो, भारत के अंदर हुआ हो, तो व्यक्ति भारत का नागरिक हो जाएगा। एक ये प्रावधान था। दूसरा प्रावधान था कि माता या पिता का जन्म उस देश में हुआ हो, कि कोई भी बच्चा है, यदि उसके माता या पिता में से कोई भी यदि भारत में जन्मा हो, तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके अलावा संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, मतलब 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था, उससे 5 साल से पहले जो भी व्यक्ति भारत के अंदर रह रहा हो, उसे भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये 3 उपबंध थे नागरिकता से संबंधित। ये बात अनुच्छेद 5 में सम्मिलित है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 बात करता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति संबंधित प्रावधान, मतलब ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनको नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी। तो देखिए, यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ चुका है, 19 जुलाई 1948 से पहले यदि वह व्यक्ति भारत आ चुका है, तो इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति को सामान्य प्रक्रिया के तौर पर ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। वो व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाएगा। लेकिन यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में प्रवेश किया है, उसने भारत के अंदर आया है, तो 6 महीने भारत में रहने के बाद उसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस द्वारा, पंजीकरण व्यवस्था द्वारा, मतलब अपना नाम पंजीकृत करके फिर नागरिकता उसे हासिल करनी होगी। इस आधार पे वो नागरिकता हासिल कर सकता है, पूरा प्रोसेस अपनाकर। तो ये डिफरेंस है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आने वाले व्यक्ति और 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्ति जो कि पाकिस्तान से आए हैं। इसके बारे में जो उपबंध मिलता है, प्रावधान मिलता है, वह अनुच्छेद 6 में है। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जो व्यक्ति चला गया है, उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो गई है। मतलब अनुच्छेद 6 में हमने पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के बारे में पढ़ा, लेकिन अनुच्छेद 7 में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए हैं, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए हैं और कब गए हैं, 1 मार्च 1947 के बाद गए हैं, तो उनकी नागरिकता खुद ही समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता उनकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 8 बात करता है कि विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोग के नागरिकता संबंधित अधिकार। तो अगर विदेश में जो भी लोग हैं और वो भारतीय हैं, तो उनके नागरिकता संबंधित जो अधिकार है वो अनुच्छेद 8 में वर्णित है, जिसके तहत यदि उन्हें अपना भारतीय नागरिकता उन्हें प्राप्त करनी है, तो उसके लिए जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 8 में वर्णित किए गए हैं। फिर आते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने से भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी अर्थात यदि कोई व्यक्ति खुद से अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी बिना किसी प्रक्रिया के। तो ये बात करता है अनुच्छेद 9।
जैसे कि अक्षय कुमार का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे कि अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता ग्रहण की है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो चुकी है। फिर आते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 बात करता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कि जो भी व्यक्ति नागरिक है उनके सारे अधिकार बने रहें, ये अनुच्छेद 10 बात करता है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जा सकता है। मतलब अगर संसद को कुछ भी बदलाव करना है नागरिकता से संबंधित प्रावधान में, तो संसद उसको बदल सकती है, विनिमय कर सकती है। जैसा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भी आया था, तो वो संसद ही लेकर आई थी। तो यही इसी अनुच्छेद के अंतर्गत है कि यदि नागरिकता के अधिकार से संबंधित कोई बदलाव करना है तो संसद विधि बनाकर उसका विनिमय कर सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है। तो इस प्रकार से ये अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता को दिखाते हैं। नागरिकता पूरी कवर है इसमें, जो कि भाग 2 का अंश है। भाग 2 में आता है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। इसे नोट करिए, फिर हम आगे का करते हैं। चलिए रब करती हूँ मैं इसे, उसके बाद आगे का स्टार्ट करते हैं। ये जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान है। तो उस मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ये मौलिक अधिकार जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। मतलब जो भारत का नागरिक है केवल उन्हीं व्यक्ति को ही ये अधिकार प्राप्त है। तो ये अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो नागरिक है, क्योंकि भारत के अंदर सिर्फ नागरिक ही निवास नहीं करते हैं, भारत में शरणार्थी भी हैं, विदेशी व्यक्ति भी है। तो इस तरह से ये जो अनुच्छेद है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। विदेशी या शरणार्थियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि अन्य मौलिक अधिकार जो इन्हें छोड़कर बाकी जो मौलिक अधिकार बचते हैं वो सभी को प्राप्त है, परंतु ये मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो इस तरह से इसे नोट कीजिए। फिर आते हैं, हम अब डिस्कस करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955।
नागरिकता अधिनियम 1955, इस अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति है वो 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। और ये जो 5 प्रकार है, ये पहला है जन्म से, दूसरा पंजीकरण, तीसरा देशीकरण, चौथा वंश से, पांचवा किसी भूभाग को सम्मिलित करने पर भारतीय भू क्षेत्र के अंतर्गत यदि किसी भूभाग को सम्मिलित किया जाता है तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान इसके अंतर्गत भी आते हैं। तो एक एक करके अब हम इसे डिस्कस करेंगे। जन्म से जो बात है कि जो व्यक्ति है यदि उसके माता या फिर उसके पिता में से कोई भी व्यक्ति यदि भारत का नागरिक है तो वो जो बच्चा पैदा होगा उसे जन्म से ही भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो यदि माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो तो बच्चे को उसके जन्म से ही भारतीय नागरिकता हासिल हो जाएगी। माता या पिता में से कोई व्यक्ति भारतीय हो तो व्यक्ति को जन्म से ही भारतीय नागरिकता हासिल हो जाएगी। दूसरा आता है पंजीकरण। पंजीकरण का अर्थ है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू व्यक्ति भारतीय नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। यदि व्यक्ति अवैध प्रवासी नहीं है, इलीगली रूप से वो भारत के अंदर नहीं आया है, तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए उसे भारत में 7 साल तक रहना होगा। 7 साल तक रहने के बाद ही वो भारत में नागरिकता के लिए पंजीकरण कर सकता है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कर सकता है। तो पंजीकरण के तहत अवैध प्रवासी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। अवैध प्रवासी ना हो और भारत में सात साल से रह रहा हो, तो वह भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण कर सकता है। उसके बाद आते हैं अगला जो हमारा प्रोसेस है नागरिकता प्राप्त करने का, वो है देशीकरण। इसमें ये आता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में यदि व्यक्ति ने अद्भुत प्रदर्शन किया है तो वह व्यक्ति देशीकरण के माध्यम से, देशीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय नागरिकता को ग्रहण कर सकता है, बशर्ते व्यक्ति ने किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत, चाहे विज्ञान हो, कला हो, साहित्य हो, बेहतर विचित्र प्रदर्शन किया हो। और साथ ही ये भी होना चाहिए कि वो व्यक्ति अच्छे चरित्र का हो और अद्भुत प्रदर्शन उसने किया हो। तो यदि किसी व्यक्ति ने, इसे मैं अभी रब कर देती हूँ, फिर उसके बाद लिख लेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने कला, विज्ञान, साहित्य आदि के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया हो, व साथ ही अच्छे चरित्र का हो, तो वह व्यक्ति
देशीकरण से भारतीय नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। होप ये समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 प्रकारों के तहत पहला, दूसरा, तीसरा प्रकार डिस्कस किया है। अब हम चौथा करेंगे जो कि है वंश। माता या पिता में से, ये जो पहला था कि जन्म से, माता या पिता में से कोई व्यक्ति भारतीय हो जन्म से, यदि वो जन्म से ही भारतीय हो व्यक्ति, माता या फिर पिता में से, इन दोनों में से यदि कोई भी जन्म से ही भारतीय हो तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी भारतीय नागरिक ही कहलाएंगे। इसके अंतर्गत यही था कि माता या पिता में से कोई व्यक्ति यदि भारतीय है तो उसके बच्चे भी भारतीय कहलाएंगे। इसके बाद आता है वंश, जो कि मैंने पहले में बताया वो चौथे का है कि वंश से यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए कि माता या पिता में से कोई व्यक्ति यदि भारतीय है और वो जन्म से ही भारतीय है तो उसके जो पीढ़ी होगी, उसके जो बच्चे होंगे वो भी भारतीय नागरिक हो सकते हैं, नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। फोर्थ आता है वंश। वंश से इसका अर्थ यही है कि माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति भारतीय हो तो व्यक्ति वंश से भी नागरिक हो सकता है, कि माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय हो तो वंश से भी व्यक्ति को नागरिकता ग्रहण हो जाएगी। फिर आता है फिफ्थ, भूभाग को सम्मिलित करने पर। भूभाग, देखिए यदि भारत किसी भी क्षेत्र की सीमा को अपनी सीमा के अंतर्गत मिलाता है, अपने संघ में शामिल करता है, तो उस सीमा में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे, क्योंकि भारत ने उस सीमा को अपने सीमा में मिला लिया है। तो इसमें यही है कि बस भूभाग को शामिल करने पर यदि भारतीय संघ में किसी भी भूभाग को शामिल किया जाता है तो उस भूभाग में रहने वाले जो प्रत्येक व्यक्ति हैं वो भारत के नागरिक स्वतः ही हो जाएंगे। किसी भूभाग को भारतीय सीमा में शामिल किया जाता है तो उस भूभाग में रहने वाले समस्त नागरिक स्वतः ही भारतीय नागरिक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार है जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आते हैं और जिनके आधार पे भारत में नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। अब ये जो 1955 का अधिनियम है जिसके तहत 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जाती है,
इसी में ये भी बात कही गई है कि किस प्रकार से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता समाप्त हो जा सकती है। तो इसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।